प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हमने अपने नोट्स में सिंपल प्रॉफिट लिखा है, बट उसका मतलब लॉस भी है अगर नेगेटिव प्रॉफिट है तो। और क्वेश्चन आंसर्स करने का दौर चालू होएगा। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। मॉड्यूल नंबर 2 कितने कराओगे सर क्वेश्चन आंसर्स? भाई जो मन करेगा उतने करा दूंगा आपको, सारे थोड़ी ना कराऊंगा अभी। होमवर्क दूंगा ना, होमवर्क आपको। कुछ होमवर्क भी करोगे या नहीं करोगे? चलो जितना टाइम है उतना कराते हैं आपको, उसके बाद बाकी सारा होमवर्क, और जब पूरा कोर्स कंप्लीट होएगा फिर ट्राई करते रहेंगे। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, आप सॉल्व करके पूछो इसमें कैसे क्यों किया हुआ है, तभी तो मैं बताऊंगा आपको, है ना। वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस होगी। रामा उद्योग लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2021. It had acquired a running business of Rama and Company with effect from 1st April 2021. During the year 21-22, the total sales were 36 lakh rupees. Sales per month in the first half year were half of what they were in the last half year. समझ रहे हैं? इसको देखना पड़ेगा। ये जो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ यहाँ दे रखी है, ये कहते हैं, पूरा डिलीट कर देता हूँ यार, यहाँ पे जो भी है डिलीट, कंट्रोल हो। ये कहते हैं सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर। तो इसको समझिएगा आप क्या है। 1 अप्रैल 21 से बिजनेस ले रहे हैं, 1 अगस्त को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और बैक डेट से बिजनेस को ले रही है। हालांकि जो पहले हाफ ईयर है, फर्स्ट हाफ ईयर तो होगा आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीने होंगे। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने हो गए। तो इस 6 महीने की जो पर मंथ की सेल्स है वो आधी है जो कि बाद वाले हाफ ईयर की पर मंथ की सेल्स है। तो अगर इसकी सेल्स पर मंथ की x है तो 6 महीने की 6x होगी, तो ये जो है ये आपकी 3x है, मतलब कि x/2 है पर मंथ की सेल्स, और ये भी 6 महीने ही है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x। तो इतने पीरियड की सेल्स 3x है, इतने पीरियड की 6x है, टोटल सेल्स का जो टोटल है वो है 36 लाख। तो ऐसे कर कर अगर आप टोटल मारकर देखेंगे तो 9x आपका आ गया 36 लाख, तो उस हिसाब से x आपका आ गया 4 लाख। तो 4 लाख रुपए महीने की सेल्स हो गई है। इसका मतलब 24 लाख यहाँ की और 12 लाख यहाँ की जो है सेल्स है, फर्स्ट हाफ की है। तो ये आपने जो है यहाँ पर सेल्स निकाल लिया आपने, करीब करीब 12 लाख जो है वो इस पीरियड की है और 24 लाख जो है इस पीरियड की है। बट ये जो पीरियड है दोस्तों 12 लाख का, ये जो पीरियड है 6 महीने का है, पर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो है वो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का है। अगस्त और सितंबर जो 2 महीने की सेल्स है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आती है। और जब भी हम रेशो देखते हैं तो हम प्री और पोस्ट का देखते हैं, तो इसीलिए आपको प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल्स देखनी होगी, जो कि है 2 लाख रुपए महीना। 4 से गुना करेंगे तो आएगा 8 लाख। 8 लाख सेल्स आपकी है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की। उसके बाद सितंबर यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक की सेल्स है 24 लाख, प्लस अगस्त और सितंबर की सेल्स है 4 लाख, तो ये आ गया 28 लाख। 28 + 8 हो गया 36 लाख। तो रेशो बनेगा 8:28। तो ये हो गया आपका 4:14 यानी 2:7। तो ये आपका सेल्स रेशो आ गया 2:7 का। सेल्स गिवन है, सेल्स रेशो आ गया है। आपको यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस भी गिवन है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो 2 लाख रुपए का है। ये सारे खर्चे डालने के बाद डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर की फीस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट टू वेंडर्स अप टू 31 अगस्त 2021। आपको प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा सेल्स माइनस जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप बाकी एक्सपेंसेस माइनस करेंगे
तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट तो गिवन नहीं है, यहाँ पर सीधा ही नेट प्रॉफिट गिवन है, पर यह भी गिवन है कि ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद ये 2 लाख रुपए आया है। तो अगर मैं 2 लाख में सारे खर्चे जोड़ दूं तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट पता लग जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से ही सारे खर्चे माइनस कर नेट प्रॉफिट होता है। तो आप एक काम करिएगा, 2 लाख में आप ये सारे खर्चे जोड़ दीजिएगा और ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच जाइएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा 5,40,000। इसका वैसे वर्किंग नोट 3 बनाकर भी दिखाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट में आपने सारे खर्चे जोड़ दिए तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता लग गया। ये आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांटना है और उसमें से खर्चे माइनस कर आपको देखना है कि पुराने का कितना प्रॉफिट है, बाद वाले पोर्शन का कितना प्रॉफिट है। तो 2:7 सेल्स रेशो है और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका सेल से डायरेक्टली पर्टेन करता है, सेल से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो इसीलिए जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सेल्स के रेशो में ग्रॉस प्रॉफिट को बांट दिया है। अब जो बाकी है डेप्रीशिएशन है या डायरेक्टर फीस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, एक एक खर्चे आप डालते रहेंगे। तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन का खर्चा डालेंगे जो कि टाइम रेशो में जाएगा कि आपने फिक्स्ड एसेट लिया, 12 महीने यूज़ करा, 4 महीने प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड था अगस्त से पहले का, और उसके बाद के जो 8 महीने थे वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड था। तो उस हिसाब से जो है 4:8 होता है, यानी 1:2 का रेशो निकलता है टाइम रेशो, और डेप्रीशिएशन को आप टाइम रेशो में बांट देंगे। डायरेक्टर की फीस जो है वो हमेशा ही कंपनी बनने के बाद लगती है, तो इसको आप पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में इस खर्चे को डालेंगे। सिमिलरली कंपनी बनने के कुछ खर्चे होते हैं, कंपनी बनवाने के, उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, ये कंपनी से ही रिलेट करते हैं, इसीलिए इसे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डालेंगे। ऑफिस एक्सपेंस भी टाइम रेशो में बटेगा। सेलिंग एक्सपेंस हालांकि जो आपका सेल्स है उससे पर्टेन करते हैं, उससे लिंक्ड है, तो उस रेशो में आप बांट देंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रेशो में खर्चों को बांटना है। सिमिलरली इंटरेस्ट टू वेंडर है, और इंटरेस्ट टू वेंडर अगर आप देखेंगे तो ये 5,000 जो है इंटरेस्ट लगा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का लगा है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन के जो 4 महीने उसका बनेगा 4,000, और 1 अगस्त से कंपनी बन चुकी है तो उसके बाद की पीरियड का इंटरेस्ट जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, और ऐसे कर आपका जो है प्रॉफिट आ गए हैं, या 2 लाख के प्रॉफिट जो है उसे आपने बांट दिया है। ये जो हिस्सा है प्रॉफिट का प्री इनकॉर्पोरेशन का, ये कंपनी बनने से पहले के प्रॉफिट आ गए, क्योंकि बैक डेट से बिजनेस एक्वायर किया था, इसलिए इसे आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालेंगे, कंपनी के कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ये आपका होमवर्क है। इसमें क्या है मैं आपको समझा देता हूं, आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं क्वेश्चन तो समझा ही रहा हूं आपको। प्रमोटर टुक ओवर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी अ रनिंग बिजनेस, बैक डेट से बिजनेस लिया है और कंपनी ने लिया है। आप देख सकते हैं ग्लोरियस लिमिटेड के प्रमोटर्स ने लिया है, क्योंकि उस टाइम तो कंपनी आई नहीं होगी, तो प्रमोटर्स कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे होंगे। 31 मार्च तक के एनुअल अकाउंट्स बनाए गए हैं, उसमें पूरे साल का जो है सेल्स दे रखी है 1600 लैक्स, और यहाँ पर दे रखा है आउट ऑफ विच सेल्स जुलाई 31 तक की थी 400 लैक्स, और ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो है 25% का। तो 1600 लैक्स में से पहले की सेल्स है 400 लैक्स और बाद की है 1200 लैक्स। तो ये हो गया 4:12, यानी कि 1:3 का रेशो, ये आपका सेल्स रेशो निकल गया। इसमें से जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं कि 400 लैक्स है तो इसका 25% कितना होगा, और 1200 का 25% कितना होगा। तो ये आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इसमें से आप सारे खर्चे माइनस करेंगे, और खर्चे माइनस करने के बाद आपको प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना कितना नेट प्रॉफिट है वो पता लगेगा। जो चीज़ें टाइम से पर्टेन करती है वो सब टाइम रेशो, और जो सेल से पर्टेन करती है जैसे ट्रैवलर्स कमीशन, तो जो कमीशन वर्ड आ गया तो वो सेल्स की कमीशन से जुड़ा हुआ है। ट्रैवलर्स जो सामान पहुंचाते हैं तो उसको सेल्स रेशो, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रेशो में बांटना है। बाद वाले खर्चों को सिर्फ बाद में डालना है, पहले वालों को पहले में डालना है, और ऐसे कर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेम है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नया तो है नहीं। अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा डिटेल में, ठीक है ना। तो इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंदर एंड विष्णु ये वर्किंग है एक पार्टनरशिप में, जो कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बनाई जा रही है फेलो ट्रैवलर्स लिमिटेड के नाम से, और यहाँ पर जो है मई 31 को इन्होंने जो है इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस, और बैक डेट से ले रहे हैं 1 जनवरी से ले रहे हैं,
और जो कंसिडरेशन है जिसे परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं वो है 3 लाख रुपए। जब तक ये अमाउंट डिस्चार्ज नहीं होती है तब तक 6% का पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जाएगा। और यहाँ पर यह भी दे रखा है कि कंपनी जो ये कंसिडरेशन पे करेगी वो कैश में पे नहीं करेगी। कंपनी जो है 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी 10 रुपये के हिसाब से, 1 रुपये प्रीमियम पर, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, आपने शायद 12th में किया होगा। और बाकी 7% डिवेंचर्स देंगे जिसकी फेस वैल्यू है 1.5 लाख रुपए। तो अगर मैं आपको नटशेल में बताऊं कि इस पूरी राम कथा को क्या यहाँ पर दे रखा है तो वो कुछ इस प्रकार है। एक फर्म है जो कंपनी में कन्वर्ट करी जा रही है 31 मई को, 31 मई को 1 जनवरी 21 से बैक डेट से एक्वायर करा जा रहा है। कंसिडरेशन निकल कर आया 3 लाख रुपए। ये पैसा फर्म को दिया जाएगा, फर्म के सभी एसेट लाइबिलिटीज कंपनी के नाम करे जाएंगे, कंपनी टेक ओवर कर लेगी। करीब करीब 20,000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से बनकर निकलेगा 2 लाख रुपए, और करीब करीब डिबेंचर्स जो हैं वो है 1.5 लाख रुपए के। तो ये तो 3.5 लाख रुपए हो गए। तो 3 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन के लिए आपने 3.5 लाख रुपए दे दिए, तो ये ज़्यादा नहीं हो गया है? करीब करीब आप कह सकते हैं 1.5 लाख के डिबेंचर्स दे दिए, तो अल्टीमेटली 3.5 लाख रुपए की पेमेंट हो रही है। बट आप देख सकते हैं कि जो शेयर्स दिए जा रहे हैं, ये जो डिबेंचर इशू हो रहे हैं, एक तरह का नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है। आप समझ रहे हैं ना, मैं कुछ सामान बेच रहा हूँ और बदले में पैसे मिलने के बजाय किसी कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। उन शेयर्स की जो है, हो सकता है कंपनी बोले 10 रुपये की फेस वैल्यू है, बट मार्केट में उनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए डिफरेंस आया। और जब तक आप AS 14 नहीं करते, अमेलगमेशन नहीं करते, तब तक आपको ये क्लैरिटी तो नहीं मिलेगी कि स्वैप रेशो क्या होता है और ये सब कैसे निकलता है। आपको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि ठीक है 3 लाख एसेट्स की वैल्यू निकली है और कंपनी को जो है, कंपनी ने जो है शेयर्स इशू करे हैं, डिबेंचर इशू करे हैं, बस इतना आपको जानने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक समराइज P&L दे रखा है जिसमें कुछ सेल्स है, प्री इनकॉर्पोरेशन की 60,000, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की 1,20,000। तो 1:2 का सीधा सीधा रेशो निकल कर आ रहा है। सेल्स रेशो, परचेज भी करी गई है 1,40,000 की, फ्रेट एंड कैरेजेस हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। उसके बाद जो है सैलरी वेजेस हैं, डिबेंचर का इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, जो इन्होंने इंटरेस्ट पे करा वो भी है, सेलिंग कमीशन, डायरेक्टर की फीस, यानी तमाम खर्चे दे रखे हैं। इवन जो टैक्सेस हैं वो भी दे रखे हैं। आपने जो डिविडेंड पे करा है इक्विटी शेयर्स पे, वो भी यहीं पे डाल दिया इन्होंने, हालांकि उसको तो आप नेट प्रॉफिट के बाद अप्रोप्रिएट करते हैं। और ये बैलेंस कैरी डाउन है, यानी तमाम चीज़ें इन्होंने डाल दी जो भी खर्चे हैं, और जो बैलेंस बच गया है P&L का वो यहाँ दिखा दिया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक में ही बना दिया है। आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट बनानी है जिसमें आप खर्चे जो हैं वो पोस्ट और प्री के अलग अलग दिखाएं, और बैलेंस शीट में अमाउंट कैसे अपीयर करेगी उसका एक एक्सट्रैक्ट बनाएं। तो भैया आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दिया हो, सिंपल सी चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और वो ध्यान क्या रखनी है आपको कि हमेशा ही जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं या सेल्स माइनस खर्चों से स्टार्ट करते हैं, जो कि अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसे आप बांटते हैं और सारे खर्चे माइनस करते हैं जो नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। तो जैसे ही आप वो माइनस करेंगे आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। एक एक खर्चे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जितने भी खर्चे आ रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे सैलरी एंड वेजेस आ रहा है, तो आपको पता है कि भैया पहले के जो 5 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वो है प्री इनकॉर्पोरेशन, और जून से लेकर दिसंबर तक का जो पीरियड है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 7 महीने जो है वो है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो टाइम रेशो आ गया 5:7, सेल्स का रेशो आ गया, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल्स कितनी है, पोस्ट की कितनी है, 1:2 का रेशो। सेल से जुड़े हुए खर्चे इस रेशो में बांट देना, टाइम से जुड़े हुए खर्चे टाइम पीरियड के हिसाब से जो इनकर होते हैं पूरे साल के गिवन है उसे टाइम रेशो में बांट देना। जैसे सैलरी को, डेप्रिसिएशन को आप इस रेशो में बांट देंगे। ये सब क्वेश्चन से देखकर लिखना है। अब यहाँ डिबेंचर का इंटरेस्ट आ रहा है। ये जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है ये आपका कंपनी से रिलेट करता है। कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं और उसमें इंटरेस्ट दिया है, फर्म में तो कुछ डिबेंचर नहीं थे, तो ये पूरा का पूरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा।
इंटरेस्ट जो है वो परचेज पर है, तो वो जून तक का इंटरेस्ट है, आप देख सकते हैं 30 जून तक का, पर प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड जो है वो 31 मई तक का था। तो ये आपको 6 महीने का दिया है, 9,000 रुपये का जो है वो 6 महीने का दिया है। उस हिसाब से एक महीने का निकलेगा 1500, तो जून महीने का निकलेगा 1500। बाकी का जो 7500 है वो आएगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का इंटरेस्ट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का इंटरेस्ट प्री इनकॉर्पोरेशन में, 1 महीना जून का है उसका इंटरेस्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, क्योंकि 1 जून से या आप कह लो 31 मई के बाद से कंपनी बन चुकी है। सेलिंग कमीशन जो है उसको सेल्स के रेशो में आप बांट सकते हैं 1:2 में। डायरेक्टर की फीस जो है वो डेफिनेटली आप कंपनी को देंगे, कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं और वो आपके कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, कंपनी बनाने के लिए किए जाते हैं, तो वो भी आप पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डाल देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेस हैं और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप टैक्स माइनस करते हैं, जो प्रोविजन आपने बनाया है उसे भी आप पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डाल देंगे। क्लियरली लिखा है कंपनी से जुड़े हुए खर्चे हैं, तो ये आपके जो है सारे खर्चे माइनस होंगे। जहाँ तक बात डिविडेंड की है, 5,000 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम नहीं है और यहाँ आपको नेट प्रॉफिट दे भी नहीं रखा है, वो आपका P&L एप्रोप्रिएशन आइटम है। नेट प्रॉफिट कैरी डाउन होता है, उसके बाद आप जो है डिविडेंड देते हैं, तो आपको तो नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है ना, क्योंकि नेट प्रॉफिट का जो प्री इनकॉर्पोरेशन का होगा वो आप कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, लॉस होगा तो गुडविल में डालेंगे। तो ये तमाम आपने सारे खर्चे डाल दिए हैं और ऐसे आपका जो है प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट आ गया और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट आ गया है। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको एसेट साइड भी चाहिए, लाइबिलिटी साइड भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसीलिए आप बैलेंस शीट नहीं बना रहे, बल्कि बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं जिसमें जो जो आपको हेडिंग्स के बारे में मालूम है आप सिर्फ उन हेडिंग्स के बारे में डिटेल लिख रहे हैं। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, वैसे तो मैंने आपको रिलायंस की बैलेंस शीट दिखाई है, प्रैक्टिकली दिखाई है और बनाना भी सिखाएंगे जब वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर आएगा। पर उसके अलावा जैसे आप 12th में पढ़कर आए हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर आपने चैप्टर किया तो तब भी आपने बैलेंस शीट देखी होगी, वर्टिकल फॉर्मेट वाली देखी होगी। तो यहाँ पर आपने जो है शेयर कैपिटल आपने इशू करी थी, तो 2 लाख की शेयर कैपिटल थी, वो आपने दिखा दी है। आपने 1.5 लाख के जो है डिबेंचर इशू करे थे जो लंबे पीरियड के लिए थे, इसलिए उसको आपने नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखाया है। और कुछ है आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेस, जो डेफिनेटली आपने पेमेंट तो नहीं करी है, प्रोविजन क्रिएट करा है, तो वो आपके आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, ठीक है ना। अब आपका बच गया रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें प्री इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन कह रहा हूँ, हाँ उसके प्रॉफिट हैं 4917, जिसे आप यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं कैपिटल रिजर्व, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सिमिलरली सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में भी कुछ पैसा गया है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था 1 रुपया पर शेयर प्रीमियम पर आप इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो सामने वाले से जो है वो प्रीमियम आएगा ना। ये तो आप यहाँ पर बता रहे हैं कि 20,000 तो प्रीमियम का है, और जो प्रॉफिट आया है वो डेफिनेटली 1333 आया है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का, जिसमें से 5,000 का आप डिविडेंड भी देंगे। और ऐसे कर आपने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया है जिसमें बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, कभी भी एक्सट्रैक्ट में बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, उसमें बस जो जो चीज़ें गिवन है वो थोड़ी बहुत चीज़ें आपने दिखा दी है। हाँ, फ्यूचर में डेफिनेटली जब पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे तो मैं एंट्री भी पास करके दिखाऊंगा, एंट्री के साथ जो है पूरी मैच करेंगे चीज़ें। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं P&L मैच्ड है, बट यहाँ पर बैलेंस शीट का कोई अंश नहीं दे रखा कि कितना कैश पड़ा है, कितना बैंक में पैसा है, कुछ नहीं गिवन है। तो इसीलिए हम एंट्री पास कर पूरी फुल बैलेंस शीट नहीं बना सकते जब तक डिटेल्स गिवन ना हो। एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं, एक्सट्रैक्ट इन्होंने बना दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्कशन का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को पढ़कर समझ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसे बोलते हैं डिस्कशन। दूसरा होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, उसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो चीज़ें कर दे रखी है वो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, वो मैं सेम चीज़ आपको यहाँ पर ड्रॉ करके और एक एक वैल्यू लिख कर दिखा रहा हूँ, उसे बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व क्योंकि किया हुआ है तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और एक आधा मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके पूरा दिखा चुका हूँ, डिस्कशन के साथ सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। तो सेम फॉर्मेट में ही सारे क्वेश्चन होने हैं, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्वेश्चंस को समझें, और क्वेश्चन समझ में आ गया जो कि सेम ही फॉर्मेट में करने हैं सारे क्वेश्चन। ऑलमोस्ट एक आध पॉइंट सब में ऊपर नीचे होगा, नया या पुराना होगा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो सेम ही होंगे। तो ये आप खुद से ट्राई करें, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, पर डिस्कशन में सारे कर रहा हूँ ताकि ये ना हो कि आप
बोले क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो क्वेश्चन पूरा समझ में आपको आना ही चाहिए। फिर उसके बेस पर आप ट्राई करेंगे और फिर भी नहीं होगा, फिर भी कोई पॉइंट में अटक गए कि यार समझने के बाद भी ट्राई किया और ये मेरा मैच नहीं हुआ सजेस्टेड आंसर से, स्टडी मटेरियल के आंसर से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, बट ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ये मत मान के चलिएगा कि डिस्कशन के बाद आप कहेंगे हो गया। नहीं 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 नहीं, डिस्कशन कर लिया उसके बाद खुद सॉल्व कर लो और सॉल्व करके मैच कर लो। हो गई प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो गई। कॉन्सेप्ट तो हम सीख ही चुके हैं, एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके देख ही चुके हैं, डिस्कशन हम सारे कर ही रहे हैं।